बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हौसियों की जानिब से यमन की जानिब से इसराइल का तीसरा शिप अगवा कर लिया गया है और इसके साथ साथ हमास ने रशिया के जो इसराइल के नेशनैलिटी होल्डर भी थे, रशियन नेशनैलिटी होल्डर भी थे, जो कैदी थे, उनको रिहा किया है। और इसके बाद जो इसराइल पर बिजली गिरने वाली है, आगे चलकर बताएंगे कि टैंक का मामला क्या है, किस लेवल पर ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है, और इसके बाद जो शिप पकड़ा गया है वो क्या मामला ख़राब हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ये कैदी जो रिहा किए हैं उनमें रशियन को वैसे ही रिहा कर दी जिसको कहा जाता है खैर सगाली के ज़रिए। और हमास ने पैगाम दिया है कि रूस की जानिब से जो हमास के लिए और फ़लस्तीन के लिए पॉजिटिव आउटकम है, ये हमने उसकी बिना के ऊपर यानी एज अ गिफ्ट के तौर पर रूसी रिहा किए। और इस सारी सूरत हाल में जो औस गिरने वाली है वो सबसे ज़्यादा गिरेगी इसराइल के ऊपर। उसकी क्या वजह है? इसराइल पर औस इसलिए गिरने वाली है कि रूस के जो ख़ास तौर पर कैदी हैं उन्होंने जाना है रूस। वहाँ पर हमास की ऑलरेडी हमदर्दी, आप जानते हैं कि रूस ने बातचीत की थी, हमास का डेलीगेशन आया था और उनको कहा था कि आपने जो कैदी पकड़े हैं उनमें रूसी भी शामिल है, क्योंकि वो इसराइल के नेशनैलिटी होल्डर भी हैं, तो आप उनको रिहा करें। और हमास ने वादा किया था कि हम इनको रिहा करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए, हम इनका ख़ास ख्याल रखेंगे। और स्पेशली रूस बार बार ये पूछता रहा कि इसराइल के स्ट्राइक हो रहे हैं, इनमें कोई हमारा बंदा तो नहीं मारा गया, तो उन्होंने बड़ी टेक केयर की। अब उन्होंने रिहाई की। अभी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो काम होगा वो रूस इनका करेगा इंटरव्यू, रूसी मीडिया। और उस इंटरव्यू के अंदर बात खुलकर सामने ये आएगी कि हाँ जी आप बताइए, डे फर्स्ट से शुरू हो जाए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वहाँ पर आपके साथ क्या क्या सलूक होता रहा। वो सलूक तो बयान करेंगे, वो तो अब सबको पता चल गया। ये कैदी जो भी आ रहे हो बता रहे हैं जी हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ था, घर जैसा माहौल था, डॉक्टर थे, ये था वो था। जब रूस के मीडिया पर ये चीज़ और ये इंटरव्यू आएगा तो पूरी दुनिया में तहलका मचेगा। जब पूरी दुनिया में तहलका मचेगा तो जाहिर सी बात है इसराइल तो नहीं चाहेगा कि हमास का वो वाला चेहरा सामने आए जो असल है, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, वो चेहरा ना सामने आए। देखिए वो तो ऑलरेडी आ चुका है। रूस अब इस मामले पर पीछे नहीं हटने वाला। आप ये सोचिए कि पुतिन ने तो यहाँ तक कहा था कि जो इसराइल दहशत गर्दी वहाँ पर कर रहा है, बमबारी कर रहा है, ये देखकर मेरा खून खोलता है, गम से मुझे नींद नहीं आती, तकलीफ होती है हालत देखकर कि उन बच्चों के साथ, उन मासूमों के साथ इसराइल क्या सलूक कर रहा है। उसने कहा कि जो हुआ 7 अक्टूबर को उसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन जो उसके बाद इसराइल ने किया है वो तो बदतरीन है। और किसी सूरत हम ऐसा मुल्क बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहाँ पर आप फ़लस्तीन को नक्शे से हटा दें और उसके बाद सिर्फ इसराइल काबिज हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा आप जाकर देखें, हमारे मुल्क के अंदर हमने मसाजिद को आबाद किया है, हमने कई मसाजिद बनाई हैं, और इन मामलात के अंदर हम मुसलमानों को जितनी इज्जत देते हैं दुनिया में कोई इज्जत नहीं देता। हमारे मुल्क में जितनी आसानी के साथ और जितने अच्छे अंदाज में मुस्लिम ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान मजीद जब उनको गिफ्ट किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक ऐसी जगह पर रखना चाहता हूँ जो बहुत पाक हो। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी शायद जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं इस किताब को रख सकूँ। ये इतनी पाक है लेकिन फिर भी मैं इसको महफूज जगह पर रखूँगा। यानी उसने यहाँ तक कुरान मजीद के बारे में कहा था कि इसका लेवल इतना ऊंचा है, इस मुकद्दस किताब का इतना ऊंचा लेवल है। और आप जानते हैं कि पुतिन की जो साबिका अहलिया थी वो मुस्लिम थी, तो उसने बहुत ज़्यादा मुसलमानों के करीब है और उसके दिल में। और गालिबन इस वक्त यूक्रेन के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में रूस पूरे का पूरा मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर हो जाएगा, और पुतिन भी गालिबन वो कह रहे हैं जी इस्लाम कबूल कर सकता है। देखिए ये तो बात की बातें हैं, जो होगा ना होगा। अब तो पुतिन ने ये जो बात की है वो आकर सबसे पहले तो एक काम करेगा कि हमास की जो ज़िंदगी है उनके बारे में वो बताएगा, इनके थ्रू कि आप बताएं कि ये क्या थे। वो जब ये बताएंगे कि असल में वहाँ पर ये लोग ऐसे थे, नमाज़ें पढ़ते थे, तहज्जुद गुजार थे, हमें आकर ये कहते थे, हमें ये बताते थे कि हमारे साथ इसराइल ने क्या जुल्म किया, हम क्यों ये काम करें। जब वो पूरे का पूरा मामला सामने आएगा तो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसराइल के खिलाफ नफरत का लेवल क्या होगा। जो इसराइल इस वक्त प्लान बनाकर रखा हुआ है कि हम इस जंग को आगे लेकर जाएंगे, फलाना जाएंगे,
उस पर पानी तो दूर की बात है, शायद बड़े ममालिक इसराइल पर हमला कर दे। देखिए जरा इन मनाजिर को देखिए, नेतन्याहू क्या कर रहा है। ये नेतन्याहू गजा गया है, जी हाँ गजा गया है, और गजा में जाकर वो स्पेशली उन खुफिया जगहों पर गया है, ये जो इसराइल की फौज ने इसको कैप्चर किए हैं, और वहां पर जाकर उसने अपनी फौज और बाकी लोगों के थ्रू पैगाम दिया है कि आप लोग बेफिक्र हो जाएं, ये जैसे ही अभी हमने जो एग्रीमेंट किया जैसे ये ख़त्म होता है बमबारी शुरू कर दें, हमने इनको सफाई से मिटाना, और हम यहाँ पर रुकेंगे तब जब ये मुकम्मल तौर पर सफाई से मिट जाएंगे। यानी उसने क्यों ये बात की, उसने कहा इससे पहले कि कतर मुझ पर प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका डाल रहा है, पूरा वर्ल्ड डाल रहा है, फौजियों के खानदान डाल रहे हैं, बाकी जो कैदी हैं उनके खानदान वाले डाल रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं मेरे खिलाफ, इस सारे का सारा जो मामला हुआ है, इससे पहले कि लड़ाई बढ़े मैं इस मामले के अंदर कूद पड़ूं और इनको सफाई से मिटा दूं, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन रुक गया तो उसके बाद सबसे पहले तो मुझे घर जाना पड़ेगा, और नेतन्याहू ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि अगर ये हमास के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है तो मैं फिर रिजाइन कर दूंगा, मेरा फिर सीट पर रहने का कोई जवाब बनता नहीं है, और अगर मैंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया तो फिर उसके साथ बहुत सारे लोग और जाएंगे। और उसने कहा है कि उसके बाद तहकीकात फिर हो, क्योंकि एक तो इसराइल के अंदर उसकी करप्शन केसेस और दुनिया भर में इंटरनेशनल सतह पर जो वार क्राइम्स है वो तो नेतन्याहू के खिलाफ खुलने वाले हैं, ये तो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा मामला। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि रूस इस सारे मामले पर, असल में अमेरिका और रूस इस वक्त कम से कम इस मामले पर एक पेज पर है, दोनों नफरत करते हैं एक दूसरे से। रूस ने असल में पैगाम अब ये ऑलरेडी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के थ्रू दिया जा चुका है, क्योंकि रूस पर इल्ज़ाम लगाया था इसराइल ने कि वो मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, हमास को बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो उन्होंने असल में ऑलरेडी एक इनडायरेक्टली बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है हमास की हिमायत करके कि तुम लोग जो मर्जी समझो, तुमने यूक्रेन के अंदर आकर हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू की, हम हमास की बैक पर खड़े हुए हैं। आप ये सोचे किसी मुल्क के कैदी उन्होंने नहीं छोड़े, सिर्फ डील के तहत छोड़े। ये पहला वाहिद रूस के कैदी है जो उन्होंने खैर सगाली समझ ले गिफ्ट के तौर पर सिर्फ ये कहा है, यानी ये जो नाम दिए गए थे उनमें वो रूस वाले नाम नहीं शामिल थे जिनके पास नेशनैलिटी इसराइल की भी है और उनके रूसियों की भी है, उनमें ये चीज़ें कोई शामिल नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये काम किया है कि आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारे मामले पर रूस को सिर्फ लेवरेज दिया और किसी मुल्क को नहीं दिया। कतर और अमेरिका इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, रूस भी प्रेशर डाले, वो कह रहे हैं कि आपने जंग नहीं छेड़नी। असल में नेतन्याहू ये समझ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर जंग नहीं छेड़ी तो फिर उसके बाद जो मेरा हाल होगा, जो इंक्वायरियाँ खुलेंगी, जो फौज के खिलाफ खुलेगी और वो सारे मामला खराब होंगे, वो तो हमारी पहुँच से बाहर हो जाएंगे। अब ये तो हो गया एक तरफ मामला। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि हौसियों की जानिब से तीसरा इसराइल का जो शिप है उसको अगवा कर लिया गया है। अब आप ये सोचिए ज़रा कि इस वक्त ड्रोन से उन्होंने हमला किया पहले, यानी एक शिप के ऊपर हमला किया, 3 उन्होंने इस वक्त अगवा कर लिए हैं, और इतना इसराइल के लिए इकोनॉमिक ब्लो है, इतना ज़्यादा उनके लिए ख़तरा है कि आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा मसला ये पैदा हो गया है कि इस दफ़ा इसराइल को नुकसान 2 तरह का पहुंच रहा है। हमास तो ग्राउंड पर नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इकोनॉमिक वाइज जो नुकसान पहुंच रहा है उसके असरात बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर एक कंपनी जो है वो आपको सालाना 12-13 अरब डॉलर, एक कंपनी की बात हो रही है, एक कंपनी 12-13 अरब डॉलर आपको सालाना रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और 3 कंपनीज के आपके 3 शिप अलग अलग, ये तीनों अगर कुल मिलाकर 30 अरब डॉलर्स के करीब आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा टर्न आउट होता है, कितना ज़्यादा इनका पैसा आता जाता है, कितना ज़्यादा लेन देन है, पैसे का सर्कुलेट कितना होता है, इकोनॉमी कितनी चलती है। तो आप सोचिए उनके शेयर्स कैसे गिरेंगे। बड़े बड़े जो ममालिक है, इवन के बहुत सारी और कंपनीज हैं, उनके शिप जो इसराइली होंगे उन पर तो लोग काम करना छोड़ देंगे, और छोड़े हैं। बड़े बड़े ममालिक कह रहे हैं कि भाई हमने काम नहीं करना, दिन दहाड़े उनके साथ ये काम हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वेस्ट की जानिब है, जो वेस्ट का इसराइल जो ड्रोन देता है दुनिया को, जो चीज़ें आती हैं उनके लिए भी मसला। अभी तो सूरत हाल ये है कि इसराइल के शिप पकड़े जा रहे हैं। सोचिए जिन शिप में इसराइल का माल आता है उनका क्या बनेगा, उनके ऊपर भी तो सारे का सारा मामला खराब है। अभी आप ये देखिए उन्होंने जो शिप पकड़े हैं वो कंटेनरों से भरे हुए थे, वो माल जाहिर सी बात है इसराइल जा रहा था, और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि आपने गजा के अंदर ट्रक और चीज़ें बंद की हैं, फ्यूल बंद किया है, हम आपका नाटका बंद कर देंगे। और देखिए
हौसियों या यमन की बात अगर कर लें तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए अभी तक इसराइल के पास क्या है? आप आएंगे रेड सी के अंदर लड़ाई करेंगे। आप एक दफा रेड सी में लड़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तैयारे उड़कर कहीं ना कहीं से तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पानियों में आएंगे तो इसराइल उनको नुकसान पहुंचाएगा। अगर इस सारी सूरत हाल में वो किसी और मुल्क की एयर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर वो पानियों में आएंगे तो जाहिर सी बात है मिसाइल दागे जाएंगे, और अगर अमेरिका की बेस के ऊपर वो आकर ये काम करेंगे तो फिर अमेरिका पर तो ताबड़तोड़ हमले होंगे। अमेरिका तो ऑलरेडी डरा हुआ है। देखिए, लोगों ने अमेरिका की पावर देख लिया। अफगानिस्तान के मामले पर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट थी। अब आप ये देखिए कि इस वक्त क्या वो करने जा रहे हैं। इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल उनके पूरी तरह काम कर रहे हैं, जो सबने देख ली हैं। और आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि अमेरिका के शिप जो हैं उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम लोग अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे अगर अमेरिका बीच में बचाने के लिए आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अगले लेवल पर काम ये करना है कि ऑयल की सप्लाई इसराइल नहीं जाने देनी। आप ये देखिए, अगर इसराइल ऑयल की सप्लाई रुक जाती है तो फिर सबसे बड़ा झटका इसराइल को लगेगा कि उसकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर बैठना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ तो सूरत हाल इसराइल के लिए बड़ी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। यानी जितने लेवल पर उन्होंने पहले सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इसराइल के लिए अब ख़राब हो रही है। अब इसराइल के पास करने के लिए क्या है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। सोचिए, इसराइल के जो कैदी आ रहे हैं वो आकर हमास के लिए हमदर्दियाँ दिखा रहे हैं, उनके लिए मोहब्बत के जज्बात भरे हुए हैं। इसराइल के अंदर कहा जा रहा है जी इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है, ये फलाना, ये तो एक बीमारी का शिकार हो गए हैं जिसमें कैदी को अपने ही अगवाकार से मोहब्बत हो जाती है। नहीं, इस तरह की बकवासियात और ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी तय हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा इन 4 दिनों में जो जंग बंदी रहेगी, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो उन्होंने कहा जी सुकून है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इसराइल के लिए बड़ा झटका ये है कि इसराइल को प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है, अब तक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया उसका साथ देने के लिए तैयार है। अगर ये दोबारा बमबारी जारी करते हैं तो फिर आप ये देखिएगा कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर रिएक्शन होगा। और अब तो पूरा वर्ल्ड ये कहेगा कि ये काम आप छोड़ दें। आप सोचिए ज़रा, मोदी क्या लगता है, वो तो इसराइल की बैक पर खड़ा है, लेकिन उसने भी ये बात कह दी। उसने कहा सिविलियन को मारना दोनों साइड पर जायज़ नहीं है। उसने कहा हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझते कि आप सिविलियन को मारें। यानी आप ये सोच लें कि इंडिया का प्योर इत्तेहादी अमेरिका और अमेरिका का प्योर इत्तेहादी इसराइल, ये सब का आपस में गठजोड़ है। तो इसराइल के 2 इत्तेहादी जो बड़े स्ट्रांग उसके साथ है, अमेरिका और भारत, अगर वो दोनों उठकर कह रहे हैं कि इसराइल जंग बंदी करे, आगे ना जाए, आम शहरियों को ना मारे, तो बताएं इसराइल क्या समझता है कि वो ये काम कर लेगा? अभी भी इसराइल के दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है कि हमने गजा फतह करना है, हमने गजा ये करना है। ये इनकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। ये बड़ी लेवल पर जंग छिड़ेगी। और देखिए, अभी तक बहुत सारे ममालिक कूदे नहीं है इस जंग के अंदर। लेकिन अगर इसराइल के ऊपर खाली अगर यमन की बात कर लें तो उन्होंने किसी भी तर्ज पर आकर इनके अभी तक तो शिप को अगवा करें, लेकिन अगर वो अगवा करने से भी मामला ना हुआ तो फिर वो एक ही काम करेंगे, वो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेंगे। और उनके पास ऐसे भी मिसाइल हैं कि जिसको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। देखिए, ईरान ने फतेह मिसाइल के बारे में क्लियर लिखा है। उसने कहा जी ये मिसाइल जब हम दागेंगे आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना स्पीड ज़्यादा है उसकी। तो इसराइल के शिप क्या, इसराइल के जिस भी जगह पर गिरेगा तबाह हो जाएगा। ना इसको अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, ना इसराइल का रोक सकता है। और आयरन डोम की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। आयरन डोम ने तो कई मिसाइल मिस किए। ये तो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा जो है वो तो आयरन डोम को बिल्कुल ही बाईपास करके तिल अवीव पर जाकर जब गिरेगा तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। इलाज पर गिरेगा तो आप अगले 15 साल यहाँ टूरिज्म नहीं ला सकते। ये ईरान के पास मिसाइल है। और आप ये सोचिए कि अभी हिजबुल्लाह ने आना है। अभी अगर इस सारी सूरत हाल में, अभी तो आप देखें तुर्की नहीं कूदा, मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं आई। मुस्लिम कंट्रीज़ तो शायद वो ना ही आए, लेकिन 2-4 ये कंट्रीज़ या ये जो ग्रुप्स हैं ये आए। अब आप सोचिए ज़रा इसराइल की दहशत का क्या लेवल है कि अगर छोटा सा एक ग्रुप जो है जिसके पास कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, अगर वो लड़ाई कर रहे हैं तो अगर मुस्लिम ममालिक कूद पड़ेंगे तो बाकी क्या होगा। यानी दुनिया के अंदर जो इसराइल का खफा था, असल में इसराइल चाह ये रहा है बहुत अरसे से कि इसमें बाकी ममालिक कूदते तो मैं फिर इस लड़ाई को आगे लेकर चलता और मैं कहता अमेरिका और यूरोप को, देखो मुझ पर सबने हमला कर दिया है तो तुम आ जाओ।
अभी तक तो वो हमास से लड़ाई कर रहा है और 50 दिन हो गए हैं कि इस लड़ाई के अंदर उसको जीत तो दूर की बात है कि कोई कामयाबी की स्मेल भी जिसे आती है, वो जो कहते हैं सूंघ रहा कि यार यहाँ से कामयाबी मिल जाती, वो भी नहीं मिल रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।